नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी आई क्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर इन गुड। आज 10 अगस्त 2020 के फाइनेंशियल न्यूज़ को हम एनालाइज करेंगे। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, स्टडी आई क्यू की टीम ने मिलकर जो स्मार्ट कोर्सेज बनाए हैं, इन स्मार्ट कोर्सेज के ऊपर चल रहा है इंडिपेंडेंस डे सेल। हमारे सभी स्मार्ट कोर्सेज के ऊपर आपको 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। ये डिस्काउंट 17 अगस्त तक ही मिलेगा, तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस ऑफर। ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। सबसे पहली खबर जो है ये एफडीआई रूल चेंज के साथ जुड़ी हुई है। भारत सरकार ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि एफडीआई के जो रूल्स हैं उसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्वीक यानी कि बदलाव किए हैं। आपको पता होगा कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ये शॉर्ट टर्म ऐसा नहीं है कि शेयर मार्केट में किसी ने पैसे इन्वेस्ट किए और शेयर्स की प्राइस जब ऊपर गई तब ये पैसे शेयर्स बेच दिए और फिर ये पैसे वापस ले लिए। नो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का एक जनरल मतलब तो यही है, एक बड़ा पिक्चर तो यही है कि कोई कंपनी भारत में आकर एक फैक्ट्री लगा रही है या फिर यहाँ पर प्रोडक्शन शिफ्ट कर रही है, तो लॉन्ग टर्म के लिए वो हमारे देश में ऑपरेट करने वाले हैं। अब अगर कोई देश या फिर कोई कंपनी भारत में एफडीआई भेजता है और यहाँ पर नई फैक्ट्री लगाएगा, तो भारत सरकार को जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से टैक्स मिलेगा। इसके अलावा यहाँ के लोगों को जॉब मिलेगी, बहुत सारे सप्लायर्स को नया कस्टमर मिलेगा। यू नो व्हाट आई मीन। तो इस हिसाब से देखें तो एफडीआई जो है ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कुछ एक्स्ट्रा पावर्स इस नए रूल में मिल गए हैं। पहले ये था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास चीज़ें तो जाती थी लेकिन फाइनल डिसीजन जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं ले पाती थी। लेकिन अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के साथ जुड़े हुए जितने भी जो भी प्रश्न हैं, जो भी कोई चीज़ें हैं, तो आरबीआई विल हैव ग्रेटर से इन एडमिनिस्ट्रिंग ऑल इश्यूज रिलेटिंग टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सभी इश्यूज, जो भी कोई चीज़ एफडीआई के साथ जुड़ी हुई है, तो उसके ऊपर डिसीजन लेने का जो एक अधिकार है वो अब मिल गया है, पावर जो है वो मिल गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। It can interpret various rules and grant exemptions pertaining to FDI। अगर आपने कोई चीज़ ऐसी की है तो रूल्स को इम्प्लीमेंट करने का काम, इसके अलावा कोई ऐसी स्पेशल आइटम है या फिर कोई ऐसी स्पेशल चीज़ है तो उसमें एग्जेम्पशन देने का काम जो है वो भी अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेगी। इससे पहले ये था कि सारे डिसीजंस जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री जो हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो फाइनल कॉल जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री का रहता था। एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि ये एफडीआई में बदलाव किया है, राइट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जिसको हम कहते हैं एफपीआई। एफपीआई में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा? पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री डिसीजन लेती थी, फाइनल डिसीजन फाइनेंस मिनिस्ट्री लेती थी, अब आरबीआई लेगी। तो सबसे बड़ा फ़ायदा जो होगा वो होगा वक्त का। पहले ये होता था कि कुछ 3 से 4 महीने लग जाते थे अप्रूवल के, अब होपफुली 5 से 6 हफ्तों के बीच में, वीक्स में, यानी कि 3 से 4 महीने जो लगते थे उसको आप 1-1.5 महीने में इन सारी चीज़ों को, मीन्स फाइनल डिसीजन जो है एफडीआई के ऊपर वो लिया जाएगा। Until late last year, RBI used to be the sole regulator for FDI through Foreign Exchange Management Act। फेमा के तहत एफडीआई को थरोली रेगुलेट करने का काम जो है वो आरबीआई के द्वारा किया जाता था। लेकिन 2019 में भारत सरकार ने फेमा को स्क्रैप कर दिया और न्यू लॉ लेकर आई सरकार। इसका नाम था नॉन डेब्ट इंस्ट्रूमेंट रूल्स। इस एनडीआई रूल में सारे पावर्स जो हैं वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास चले गए हैं और फिर फाइनल रूल्स, जैसे मैंने आपको बताया, फाइनेंस मिनिस्ट्री लेती थी। इससे होता ये था कि आरबीआई के पास प्रपोजल जाता था, आरबीआई जो है ये प्रपोजल फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजती थी। कोई अगर इश्यू होता था तो आरबीआई जो है वो अपना एक व्यू पॉइंट एफएम को देता था और एफएम जो है वो फाइनल डिसीजन लिया करते थे। इस प्रकार से चीज़ें काम कर रही थी। तो बहुत ही बैक एंड फोर्थ, यानी कि यहाँ जाना फिर यहाँ वापस जाना, ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत होती थी और क्लैरिटी भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन ये एक फ़ायदा होगा कि अब सारे डिसीजंस, एग्जम्पशंस जो हैं वो आरबीआई के द्वारा लिए जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है डिस्क्रिशन, यानी कि आप
आप इन द सेंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो अपनी विवेक बुद्धि का इस्तेमाल भी कर पाएगी। अगर कोई चीज़ें लिस्ट में नहीं है और आरबीआई को लगता है कि इस चीज़ के ऊपर एक ग्रीन सिग्नल दे देना चाहिए, तो ये आरबीआई के ऊपर होगा। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आता है देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और डियर फ्रेंड्स, आपने अगर हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू इट नाउ। अगर सब्सक्राइब कर लिया है, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दिया है, तो 3 और स्टूडेंट्स को स्टडी आईक्यू के बारे में ज़रूर बताइएगा। डिफेंस इंपोर्ट्स के साथ जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन आज भारत सरकार, आज यानी कि कल संडे को भारत सरकार ने लिया। 101 ऐसी मिलिट्री आइटम्स को आइडेंटिफाई किया गया है। इसमें गन्स हैं, राइफल्स हैं, कुछ ऐसे ट्रेनिंग के लिए जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं, तो ऐसे एयरक्राफ्ट्स हैं, कुछ ऐसे हेलीकॉप्टर्स हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई किया गया है। और ये डिसीजन लिया है भारत सरकार ने कि ये 101 आइटम्स को आने वाले 4 सालों में 2020 से लेकर 2024 तक धीरे धीरे करके फेज्ड मैनर में इन सारी चीज़ों के ऊपर एक इंपोर्ट एम्बार्गो, यानी कि इन सारी आइटम्स का इंपोर्ट जो है इसके ऊपर भारत सरकार एक बार यानी कि एक बैन लगा देगी। अब ये 101 प्रोडक्ट्स धीरे धीरे करके जब इनको इंपोर्ट नहीं किया जाएगा या फिर इनके इंपोर्ट के ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा, तो नेचुरली ये सारी चीज़ें कहाँ पर पैदा होगी? डोमेस्टिक इंडस्ट्री में। ये बताया जाता है कि आने वाले 7 सालों में 4 लाख करोड़ रुपए जितने ऑर्डर्स जो हैं वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इस डिसीजन की वजह से मिलने वाले हैं। राजनाथ सिंह सेड मोर इक्विपमेंट वुड बी आइडेंटिफाइड, और कुछ इक्विपमेंट को आइडेंटिफाई किया जाएगा, उनके ऊपर भी इंपोर्ट एम्बार्गो रखा जाएगा और धीरे धीरे करके हम हमारी इंडस्ट्री को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं ताकि हम कम से कम दूसरे देश के ऊपर निर्भर रहें व्हेन इट कम्स टू वेपन्स। बिजनेस इन स्लो लेन। कुछ स्टेट लेवल इंडिकेटर्स के ऊपर अगर हम नज़र डालें, एक तो है जीएसटी और एक है इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन। आपको पता है कि इससे पहले की हमारी जो डिस्कशंस थी, खास करके लॉकडाउन के टाइम पर और लॉकडाउन खुलने के बाद भी हमने देखा था कि कैसे जीएसटी का जो कलेक्शन है वो ड्रॉप हो गया था और इससे हमें पता चला कि ट्रांजैक्शंस जो हैं वो कम हो रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि पहले ऐसा था कि फैक्ट्री में भी इलेक्ट्रिसिटी आपको चाहिए, आपके घर में भी कुछ मेंबर्स हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका कंजम्पशन हो रहा होगा, लेकिन 2 महीनों के लिए फैक्ट्रीज बंद थी तो फिर इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन जो है वो ड्रॉप हो गया। घर का जो था वैसा रहा या फिर थोड़ा बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा लोड, कमर्शियल बिल्डिंग्स में और इन सारी जगहों पर बहुत ज़्यादा लोड जो है वो कंज्यूम किया जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी और जीएसटी कलेक्शंस के आंकड़ों के ऊपर नज़र डालें तो कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, यहाँ पर जुलाई की एक्टिविटी जो है वो जून की एक्टिविटी से ड्रॉप हुई है। इसका मतलब है यहाँ पर सिचुएशन, बिजनेस जो है ये धीरे धीरे स्लो लाइन में है, इनकी स्पीड जो है रिकवरी की बहुत ही कम है। लेकिन अगर हम बात करें राजस्थान की, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तो ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर ग्रोथ जो है वो धीरे धीरे अच्छा हो रहा है। लोकल लॉकडाउन्स के बारे में हमने काफ़ी सारी बातचीत कर ली है तो नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स, लेकिन लोकल लॉकडाउन्स जो हैं ये बिग और बैड स्पीड ब्रेकर्स की तरह हैं। जीएसटी कलेक्शन को अगर आप देखें, स्टेट का जो कंबाइंड जीएसटी कलेक्शन है वो जून में था 74,602 करोड़ और जुलाई में देखिए ये ड्रॉप हुआ है 66,291 करोड़। ये 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा होना चाहिए पर मंथ का कलेक्शन, 1,05,000 करोड़, इतना कुछ होना चाहिए। लेकिन एक बहुत बड़ा यहाँ पर गैप है और इस गैप की इम्पैक्ट जो है वो हमें एंड ऑफ द ईयर देखने को मिल सकती हैं। बहुत सारे स्टेट्स में जीएसटी का कलेक्शन जो है वो डाउन ही रहा है। पावर में भी यही रहा है। पावर जो है वो जुलाई में जनरली कम रहता है, लेकिन मॉनसून की वजह से कम रहता है, लेकिन देखिए यहाँ पर जुलाई में भी पावर मीन्स जैसे था वैसे जितना कंज्यूम किया जा रहा था उससे थोड़ा कम हमें देखने को मिला है। एनआर भानुमूर्ति साहब हैं, ये वाइस चांसलर हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जो बेंगलुरु में है, उनके वाइस चांसलर हैं VC साहब हैं और उन्होंने बताया उनका जो व्यू पॉइंट है ये काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है, आशा से भरा हुआ है कि अगस्त के एंड तक
कलेक्शंस और जो मार्केट है वो 2019 के बराबर हो जाएगी और धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो बैक टू नॉर्मल हो जाएगी। फिर एक इन्फोग्राफिक मुझे मिला इकोनॉमिक टाइम्स का, और एक क्विक नज़र इसके ऊपर घुमा देते हैं। राइट, ये ग्लोबल टॉप 10 बिलियनर्स हैं, इसमें नंबर 1 पर हैं जेफ बेजोस जो अमेजोन कंपनी के हैं। आपके लिए एक प्रश्न है, एक न्यूज़पेपर या फिर एक मीडिया हाउस को भी वो उनके मालिक हैं मीडिया हाउस के भी, तो उस मीडिया हाउस का नाम क्या है बताइए कमेंट सेक्शन में। फिर सेकंड नंबर पर हैं बिल गेट्स, इनकी कंपनी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट। मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के हैं। और यहाँ पर देखिए फोर्थ नंबर पर हैं हमारे मुकेश अंबानी, हमारे देश के भारत के मुकेश अंबानी हैं। राइट, और फिफ्थ नंबर पर हैं बर्नार्ड एर्नोल्ट, ये LVMH नाम की कंपनी है, उनके मालिक हैं। स्लैश यूज़ ऑफ यूरिया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने वीडियो कॉन्फ्रेंस की कल, और इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में उन्होंने किसानों को ये कहा है कि यूरिया जो है उसका कम से कम इस्तेमाल करें। जब आप ज़्यादा यूरिया यूज़ करते हैं तो ये एनवायरनमेंट, आपकी सोइल, फिर पानी में मिल जाता है, तो पानी के लिए तो बेसिकली प्रदूषण जो है वो बहुत ज़्यादा होता है इससे। तो कट द यूज़ ऑफ यूरिया, यूरिया जब आप कम यूज़ करेंगे या फिर जो पर्याप्त यूरिया यूज़ करेंगे, अभी क्या होता है कि किसान जो है वो थोड़ा ज़्यादा यूरिया यूज़ करता है, तो ज़्यादा यूरिया यूज़ करेंगे यानी कि ज़्यादा खरीदेंगे यानी कि आपका खर्च ज़्यादा होगा। इनपुट्स को भी आपको गिनना है, इज़न्ट इट? तो खर्च ज़्यादा होगा रॉ मटेरियल का, तो प्रॉफिट के ऊपर इसकी इम्पैक्ट, अगर आपने लेट्स से कोई चीज़ आप 10 रुपये में कर सकते हैं, उसी चीज़ को आपने 20 रुपये में किया, तो फिर ये 10 रुपये एक्स्ट्रा जो है वो आपके प्रॉफिट में से तो माइनस ही होंगे ना। आपने लेट्स से 30 रुपये, अगर 10 रुपये से कोई चीज़ कर सकते हैं तो भी 30 रुपये प्रॉफिट है, 20 रुपये अगर वो खर्च बढ़ गया तो भी 30 रुपये ही प्रॉफिट में मिलेंगे। लेकिन ये यहाँ पर 10 थे तो यहाँ पर 10 ज़्यादा माइनस होंगे, तो आएंगे आपके प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा। सिंपल इज़ दैट। सॉइल हेल्थ, इसको भी बचाना है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने 17,000 करोड़ रुपीस रिलीज़ किए हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। ये एक पेमेंट था पीएम किसान का, 85 मिलियन फार्मर्स को इसका लाभ मिलेगा। विद दिस द स्कीम हैज़ प्रोवाइडेड ओवर 90,000 करोड़। ये स्कीम के माध्यम से ये पीएम किसान जो है जब से लॉन्च हुई है दिसंबर 2018 में, तब से लेकर आज तक 90,000 करोड़ रुपीस, इस पेमेंट से ये 17,000 करोड़ इसमें ऐड कर दे तो टोटल 90,000 करोड़ रुपीस किसानों के अकाउंट तक पहुंचाए गए हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि सॉइल की केमिस्ट्री और एनवायरनमेंट जो है इसका डिग्रेडेशन हो जाता है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव यूरिया, और गवर्नमेंट ने एक 1 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए भी एक साइड में रखे हैं। तो इसमें से 1,000 करोड़ रुपए के बारे में प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बताया कि ये एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है उसका फर्स्ट सेक्शन जब कैबिनेट ने अप्रूवल दिया, उसके 1 महीने के अंदर अंदर 2,280 जितने फार्मर सोसाइटीज़ को 30 दिनों के अंदर ये 1,000 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। GEM यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के बारे में बात करें तो इसको 9 अगस्त 2016 को रिलीज़ किया गया था। इससे पहले सारे सप्लाईज और ऑर्डर्स जो हैं वो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल के द्वारा किया जाता था। जेम का जो लक्ष्य है वो ये है कि एक ट्रांसपेरेंट प्रोक्योरमेंट यानी कि ख़रीदारी करने का एक प्लेटफॉर्म बने जहाँ पर गवर्नमेंट को जो भी चीज़ें चाहिए उसका ऑर्डर वहाँ पर दे सकें और ट्रांसपेरेंट तरीके से ये चीज़ें जो हैं वो लोगों से या फिर बिजनेसेस से ख़रीद सकें। तो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है ये GEM, और GEM जो हैं उसने 1 जुलाई से रेलवे की सर्विसेज भी इसमें ऐड हो गई है इनफैक्ट। तो इंडियन रेलवेज जो हैं वो भी GEM से अपना ऑर्डर, जो भी चीज़ें उनको चाहिए इंडियन रेलवेज को, वो GEM से ख़रीद पाएगी। रेलवे जो है वो हर साल कुछ 70,000 करोड़ रुपीस की चीज़ें ख़रीदती है, तो अगर यही चीज़ें वो जेम से ख़रीदेगी 70,000 करोड़ रुपीस की, तो यू कैन अंडरस्टैंड कितने सारे लोगों को नया बिजनेस मिलेगा। वर्ल्ड बैंक का कहना यह है कि जेम के आने से 9.75% जितना सेविंग किया। अगर हम लेट्स से कि 10,000 करोड़ रुपए की चीज़ें ख़रीदते थे तो कुछ 900 करोड़ रुपए का फ़ायदा हुआ है, राइट। तो 9.75 या फिर आप कह सकते हैं कि 1,000 करोड़ का फ़ायदा हुआ है। 10% जितना वर्ल्ड बैंक के हिसाब से जेम की वजह से सेविंग हुई है। जेम हैज़ प्रोसेस्ड 4.26 मिलियन ऑर्डर्स। आज तक जेम ने 4.26 मिलियन ऑर्डर्स प्रोसेस कर दिए हैं। 57,516 करोड़ ग्रोस मर्चेंडाइज वैल्यू
कर की हैं और इसमें 46,000 जितने गवर्नमेंट के बायर्स हैं और पोर्टल में 2.07 मिलियन प्रोडक्ट्स हैं और 7,238 कैटेगरीज हैं चीज़ों की। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।